हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये दृष्टि आईएएस की टेस्ट सीरीज। आपके आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही विश्वसनीय, बहुत ही भरोसेमंद संस्था का ये कंटेंट। और दोस्तों, जो पिछले महीने की मैगजीन आई थी उसके 2 मॉडल पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है, यानी 2 टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग इस महीने की जो मैगजीन आई है इसके दोस्तों बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त ये जो प्रैक्टिस टेस्ट दिया है सामान्य अध्ययन का, इसे हमने तीसरे टेस्ट के नाम से यहां पर दोस्तों बनाया है। अगर दोस्तों पिछले जो 2 टेस्ट हमने करवाया है उसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, उसका पीडीएफ आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप जाकर उसके पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने इस जीएस की टेस्ट सीरीज तीसरे नंबर को शुरू करते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। और दोस्तों, आप चाहे जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं, हम एक एक प्रश्न को इतने बेहतरीन तरीके से तोड़ तोड़ कर उसका निचोड़ आपको बताते हैं। आप ये जान लीजिए, आप एक हमारा प्रैक्टिस टेस्ट को अगर सॉल्व करते हैं तो आपको इसको 4 प्रैक्टिस टेस्ट जितना आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। और दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट बात है, आप हमारे इस वीडियो को जितना बर्दाश्त कर सकते हैं, जितना झेल सकते हैं, उतना ही आपको लाभ होगा, उतना आपको नए नए इंफॉर्मेशन, नए नए फैक्ट्स मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों आजकल बच्चे शॉर्ट्स देखते देखते ऐसे जो जबरदस्त कंटेंट होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो चले हम शुरू करते हैं। तो हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आपको दोस्तों 2 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं, करे हैं इन पर विचार करके बताइए कौन सा सही है। तो इसको बताने से पहले आपको थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन दे दें कि दोस्तों कछुआ जो होता है उसकी 2 प्रजाति मुख्य रूप से होती है। हिंदी में हम उन्हें कछुआ ही कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में उनका नाम अलग होता है। टोर्टोइस होता है, एक टर्टल्स होता है। जो टोर्टोइस होता है दोस्तों, ये स्थल पर रहते हैं ज्यादातर, और ये जो कुर्म होता है यानी जिन्हें हम लोग टर्टल्स कहते हैं, ये सर्वाहारी होते हैं, ये जल में रहते हैं। तो यहां पहले वाले स्टेटमेंट में कह रहे हैं कछुआ यानी टोर्टोइस जली जीव है। नहीं मेरे भाई, यह स्थल पे रहता है, यह स्थलीय है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरे वाले में कह रहे हैं दोस्तों कुर्म यानी टर्टल सर्वाहारी होते हैं। यस, ये वाला दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर, और ये जो टर्टल्स होते हैं दोस्तों, ये पानी में भी रहते हैं ज्यादातर, तो स्थल पर भी रहते हैं लेकिन ज्यादातर पानी में ही रहते हैं। तो आपका ऑप्शन जो होना चाहिए दोस्तों, आपका ऑप्शन यही हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी। आगे दोस्तों हम लोग देखें यहां पर दूसरे वाले यहां क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य में एशियाई हाथियों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों भारत का राज्य कर्नाटक। कर्नाटक आप लोग जानते हैं, यहां पर जो भारत के कुल एशियाई हाथी है, आप लोग जानते हैं एशियाई हाथी क्या है। एशिया का पाए जाने वाला, एशिया का सबसे बड़ा स्थल पर रहने वाला स्तनधारी जीव है। तो दोस्तों ये कर्नाटक में सबसे ज्यादा, इसकी एशियाई हाथियों की संख्या कर्नाटक में सबसे ज्यादा है। लगभग पूरे भारत में जितने पाए जाते हैं उसका 1/4 यानी 25% कर्नाटक में ही पाया जाता है। कर्नाटक में आप लोग जानते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर इसकी संख्या अत्यधिक है, सबसे ज्यादा है। आगे देखें हम लोग दोस्तों, यहां पर ये तीसरे वाले में कह रहे हैं निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे प्रश्न यूपी पीसीएस आरओ जैसे एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, दबा के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों कह रहे हैं आपसे, ये ऑप्शन ए में अंगूर की कृषि को दोस्तों विटिकल्चर कहते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन हमें पूछ क्या रहे हैं, गलत पूछ रहे हैं, जो सुमेलित नहीं है। जैतून की कृषि को दोस्तों क्या कहा जाता है, ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर को दोस्तों ये क्या, जैतून की कृषि को ओलिवी कल्चर। केचुआ पालन कर रहे हैं सेरी कल्चर। नहीं मेरे भाई, यही गलत है। केचुआ पालन को दोस्तों, केचुआ पालन को क्या कहा जाता है, वर्मी कल्चर कहा जाता है। यहां पर मैं आपको लिख के दिखा दूं, वर्मी कल्चर। तो यहाँ पर आप जान लीजिए केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। तो ये सेरी कल्चर किसे कहा जाता है, सेरी कल्चर दोस्तों रेशम पालन को कहा जाता है। तो ये जान लीजिए, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगा। फूलों की कृषि को तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। तो ये सही हुआ, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यही सुमेलित नहीं था, क्योंकि केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। ये जो सेरी कल्चर दिया है यह रेशम पालन को। तो आकर देखें हम लोग दोस्तों, बहुत अच्छा करंट से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहे हैं कला संस्कृति विकास योजना, एक योजना है दोस्तों, कला संस्कृति विकास योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस धार्मिक संस्कृति को आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों बौद्ध को दी जाएगी, बौद्ध और कुछ तिब्बती को। तो उनकी जो है दोस्तों, उनकी कला और संस्कृति को संरक्षण के लिए, बढ़ावा देने के लिए
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे दोस्तों यहां देखें 5वें वाले में एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न है, आप इसे थोड़ा सा बर्दाश्त करके देख लेंगे तो ऐसे ही प्रश्न जो होते हैं जो एग्जाम में हमें सिलेक्शन की तरफ ले जाते हैं, बाकी वैसे तो प्रश्न सभी कर लेते हैं, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा आप जो सभी नहीं कर पा रहे हैं वो आप अगर कर ले रहे हो तो आप उनसे सरप्लस में हो। तो कह रहे हैं युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय, युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय के संदर्भ में आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है दोस्तों आपका कौन सा ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो चले हम लोग देखें, पहला वाला पढ़ें। तो इसे संस्कृति मंत्रालय के तहत सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के हिस्से के तौर पर विकसित किया जा रहा है। जी दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब देखते हैं ये दूसरा स्टेटमेंट, इसमें कह रहे हैं कि यह संग्रहालय नए संसद भवन में स्थित होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, क्योंकि यह संग्रहालय ये जो प्रधानमंत्री ऑफिस, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ये जो पुराना ऑफिस था रायसीना की पहाड़ी पर, ये तो अब इधर शिफ्ट हो गया है। तो इनका जो पुराना ऑफिस था रायसीना की पहाड़ी पर, अब यहाँ ये शिफ्ट होगा, न कि नए संसद भवन में। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। और जानते हैं कि ये युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय भारत और फ्रांस मिलकर इस संग्रहालय का विकास कर रहे हैं। तो ये पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इस 6वें को। एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छा कंसेप्चुअल प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड यानी NARCL के संबंध में कौन सा कथन आपको सही है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं ये राष्ट्रीय परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी लिमिटेड क्या है। यह दोस्तों एक तरह का इसे दोस्तों बैड बैंक है। बैड बैंक क्या होते हैं, जो दोस्तों कॉमर्शियल बैंक के जो लोन होते हैं उसको उनको लोन चुकाकर और जो बाकी का लोन होता है ये वसूलने का काम करते हैं। तो यह परिसंपत्ति पुनर्गठन, यह एक परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनी है। जी बिल्कुल है, यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। हाँ जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका स्वामित्व लगभग 51% सरकार के हाथ में है। आप लोग जानते हैं कोई भी कंपनी का शेयर हो अगर 51% या उससे अधिक सरकार के हाथ में होता है तो उसे सरकारी कहा जाता है। तो ये बात सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। अब हम लोग 7वें में देखते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है एक तरह सा फैक्चुअल प्रश्न है, विश्व की आधे से अधिक सांस लेने योग्य ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होती है। तो सिंपल सी बात है, ये महासागर से प्राप्त होती है सबसे ज्यादा दोस्तों, सबसे ज्यादा ये महासागर से आप लोग जानते हैं फाइटोप्लैंक्टन और शैवाल होते हैं वहां पर, वहां से ये प्राप्त होती है। और उसके बाद दोस्तों पूछ लेता है और कभी कभी कि 20% अकेले विश्व का ऑक्सीजन कहां से उत्पादन होता है। 20% तो आप लोग जानते हैं अमेजन वर्षा वन से, जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ये सब चीजों को याद रखे रहेंगे। आगे दोस्तों देखें यहां हम लोग 8वें वाले में एक क्रोनोलॉजिकल प्रश्न है, कह रहे हैं कि ये सूर्य के निम्नलिखित स्तरों को अंदर से बाहर की ओर, तो यहां ध्यान देंगे अंदर से बाहर की ओर पूछा जा रहा है, इसके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों आप लोग अगर सूर्य के स्तरों को पढ़ेंगे, 6 स्तर होते हैं मुख्य रूप से, तो सबसे अंदर का अगर आप लोग को पता होगा, मेरे भाई बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार आप लोग पढ़े हो, सबसे अंदर का जो होता है दोस्तों उसे हम लोग क्रोड कहते हैं। क्रोड यानी अंदर से बाहर की ओर पूछा है, तो इसका मतलब आप लोग अब समझ गए होंगे, क्रोड सबसे पहले रहेगा यानी सबसे पहले तीसरा रहेगा। तो सबसे पहले तीसरा इन दोनों में नहीं है, इन दोनों को आप काट दीजिए तो आपका काम आसान हो गया। और सबसे बाहर कौन रहता है दोस्तों, सबसे बाहर आप लोग जानते हो कोरोना, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, इसी को हिंदी में लिख दिया है किरीट। तो दोस्तों चौथा सबसे लास्ट में रहेगा, तो आप लोग समझ गए चौथा लास्ट में कहां है, यहां है। तो आपको आधे जानकारी में ही इसका उत्तर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा सबसे पहले होगा क्रोड, दूसरे नंबर पर आएगा प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर, और पहले यहां पहला आएगा वर्ण मंडल, फिर लास्ट में कोरोना, सबसे बाहर कोरोना रहता है। आगे देखें दोस्तों हम लोग अगर ये 9वें वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों काफी अनुसंधान केंद्र कहां है। काफी अनुसंधान केंद्र कहां है दोस्तों, तो ये कर्नाटक के चिकमंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही एक प्रश्न पूछता है कि कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां है, तो वो भी कर्नाटक के बंगलुरु में है। तो दोस्तों याद रखे रहेंगे आप, ये सब चीजें दोस्तों भूलना नहीं चाहिए। आगे दोस्तों अगर हम लोग देखें ये 10वें वाले में, तो एक ये पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है, देखें कह रहे हैं दोस्तों कैबिनेट समितियों के संदर्भ में कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको पढ़कर सही उत्तर आपको देना है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं इसका गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिए कैबिनेट समिति के बारे में बात कर रहे हैं ये, तो कैबिनेट समिति के बारे में यस, तो ये बात आपका यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरे में कह रहे हैं यह नीतिगत मुद्दों की गहन जांच के लिए
गठित की जाती है। बिल्कुल सही, सिंपल सा प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। बहुत अच्छा, आपको 3-4 स्टेटमेंट दे दिए गए हैं और कह रहे हैं कि कौन सा पद लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। आप लोग जानते हैं इसी लोकपाल वाले मामले में लड़ाई लड़के केजरीवाल सत्ता में आए थे, पता होगा आपको। तो लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री, सांसद, ग्रुप सी और डी के लोग भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीन के तीनों। आगे देखा जाए, अगर ये 12वें में दोस्तों पूछ रहे हैं, ये एक कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न है। तो एक कथन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि कंपनी मामलों को नियंत्रित करने के लिए 1973 का विनिमय अधिनियम पेश किया गया था। तो यस, कंपनी के मामलों को आप लोग जानते हैं, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1973 का, ये इसीलिए था कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार लेकर आई थी, कंपनी का पर नियंत्रण रखा जा सके, वो मनमानी न करे। तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही है। आगे देखें, अगले पेज पर है, वो क्या कह रहे हैं, ये क्यों क्यों कह रहे हैं दोस्तों। तो ये कह रहे हैं कि कारण में इसे क्या कहा जा रहा है, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। तो नहीं मेरे भाई, ये गलत हो गया। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग करने के लिए दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा, ये आया था दोस्तों पिट्स एक्ट, जो आया था पिट्स इंडिया एक्ट करके, ये 1784 में आया था, याद रखे रहेंगे आप लोग। वो 1784 जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उसी में दोस्तों इसको क्या किया गया था, कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो राजनीतिक कार्य जो था दोस्तों, यहाँ आप लोग जान लीजिए, जो राजनीतिक कार्य था या प्रशासनिक कार्य, तो इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने लगा, और वाणिज्यिक कार्यों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखने लगा। तो याद रखे रहेंगे इसे। तो इसका मतलब ये होगा कि ए सही है, आर गलत हो गया। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, उन निम्नलिखित में से किस आर्टिकल से संबंधित है। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में कुल 9 अनुसूची है। उन 9 अनुसूची में से जो 5वीं अनुसूची है, वो अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में है, जो कि अनुच्छेद 244 है, ये ऑल ओवर है। एक आप लोग पढ़ोगे दोस्तों, जो 6वीं अनुसूची है, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। उसमें दोस्तों मुख्य रूप से जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अलग से दिया है, वो उसमें 2 अनुच्छेद आ जाते हैं। उसमें ये 244 भी रहता है और ये 275। तो याद रखेंगे, ये 6वीं अनुसूची में 244 और ये 275 और 244 दोनों रहते हैं। जबकि 5वीं अनुसूची जो पूछा है, उसमें केवल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 244। थोड़ा आप समझे, कंफ्यूज ना होए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14वें में बहुत अच्छा, देखने में थोड़ा सा भारी भरकम है, लेकिन कुछ दम नहीं है, फैक्चुअल प्रश्न है। मेकेदातु परियोजना दोस्तों आप लोग जानते हैं, इसके बारे में 2-4 स्टेटमेंट देकर कह रहे हैं कितने सही हैं। तो पहले स्टेटमेंट को देखें, तो मेकेदातु परियोजना दोस्तों ये प्रस्तावित है जलाशय कर्नाटक में कावेरी और अर्कावती नदी के संगम पर दोस्तों, यह इसको बनाने के लिए प्रस्तावित है, जिसका तमिलनाडु विरोध कर रहा है। दूसरे में कह रहे हैं, यह परियोजना बंगलुरु को पेयजल उपलब्ध कराने और जल विद्युत उत्पादन करने का लक्ष्य रखती है। जी दोस्तों बिल्कुल सही, 400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन ये भी करेगी, 400 मेगावाट का, ये ध्यान रखे रहेंगे, आपसे पूछ सकते हैं ये। तो ये भी सही है। तीसरे वाले में कह रहे हैं, तमिलनाडु इस परियोजना का समर्थन करता है। नहीं भाई, विरोध कर रहा है, तभी तो मामला फंसा है, तो ये गलत हो गया। और इस परियोजना के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्वीकृति आवश्यक है। तो कोई आवश्यक नहीं है, तो यहां पर ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल 2 स्टेटमेंट आपके सही है, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर देखा जाए, तो ये 15 वाले में दोस्तों फैक्चुअल प्रश्न है। कह रहे हैं, अफगानिस्तान में बढ़ते आर्थिक संकट को दूर करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो दोस्तों इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, यही है ऑप्शन नंबर ए। यही इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आप लोग जानते हैं, ये सऊदी अरब में है, सऊदी अरब के जेद्दा में है इसका हेडक्वार्टर। तो यही दोस्तों ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट की स्थापना की है, उन लोगों को थोड़ा सा आर्थिक संकट से दूर करने के लिए। आगे देखा जाए, अगर ये 16 वाला सीधा सीधा प्रश्न है, मैत्री दिवस इनमें से किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों जिस दिन भारत के समर्थन से बांग्लादेश आजाद हुआ था, अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, 6 दिसंबर 1971 को, 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को कह सकते हैं एक मान्यता दिया था एक देश के रूप में। तो उसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आगे देखा जाए अगर ये 17 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं दोस्तों किसने सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा था। संविधान सभा का सबसे पहले विचार एम.एन. राय ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी, एम.एन. राय के बारे में आप लोग जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये सबसे जो कम्युनिस्ट नेता के जनक माने जाते हैं, ये 1934 में इन्होंने ये राय अपनी रखी थी। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस ने इसको मंच पे उठाया और बाद में आगे बढ़ी बात। आगे देखें हम दोस्तों 18 वाले को अगर देखें, तो एक एक प्रश्नों को दोस्तों हम लोग देखते जाएंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिर्फ हमें प्रश्न गिनवाने से उतना लाभ नहीं होगा, तो एक एक प्रश्नों को तोड़कर बताना, समझना, एक थोड़ा सा गहराई में जाना, ये बड़ी बात होती है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जाता है? आप लोग जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से हटाया जा सकता है जैसे मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नहीं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है। उसकी प्रक्रिया होती है संसद में, तो जब हो जाती है दोस्तों राष्ट्रपति उसको हटाते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है? तो दोस्तों सिंपल सी बात, राष्ट्रीय महिला आयोग जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। तो यहाँ कोई नहीं दिया है कि महिला बाल विकास मंत्रालय, तो कह रहे हैं ऑप्शन जो हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यही दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी के पास था। ये अगर मंत्रालय का नाम आता है तो स्मृति ईरानी याद आती हैं, जो कि अब उनके पास नहीं है। अब ये अन्नपूर्णा देवी के पास आ गया है इस वाली सरकार में। आगे देखें 20वें वाले में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है यहाँ तदर्थ समिति के बारे में। तदर्थ समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों तदर्थ समिति आप लोग जानते हैं विशेष कार्य के लिए बनाई जाती है, अस्थायी यानी टेम्परेरी समिति होती है। तो जांच समितियां और सलाहकार समितियां इसके दो प्रकार हैं, यस सही है। और जांच समितियों में विधेयकों पर चुनिंदा या संयुक्त समितियों को शामिल करती है जिन्हें विशेष विधेयकों पर विचार करके रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आपका ऑप्शन सी होगा। आगे दोस्तों अगर यहाँ देखा जाए कुछ आपको शिखर सम्मेलन दिए गए हैं और कह रहे हैं वो कहाँ पर हुए थे, जो सुमेलित नहीं है उसी को आपको बताना है। तो चले देखें, ये कॉप 18 COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीन जो 18 वाला हुआ था, ये कब हुआ था? 2012 में। तो स्वाभाविक सी बात है ये कब हुआ होगा? 2013 में। अब ये वाला 2014 में और ये 21 वाला 2015 में हुआ था। तो ये जो 18 वाला हुआ था ये दोहा में हुआ था, कतर के दोहा में। और ये वारसा में हुआ था, ये भी सही है, कॉप 19 वारसा में। और ये जो दोस्तों कॉप 20 वाला ये हुआ था 2014 में, ये लीमा में हुआ था जो कि पेरू की राजधानी है। और कॉप 21 स्वाभाविक सी बात है ये तीनों जब सही हो गए तो चौथा ही गलत होगा। कॉप 21 आप लोग जानते हैं इस सबसे ज्यादा नया है, तो ये ज्यादा याद होना चाहिए, 2015 में हुआ था। ये पेरिस में हुआ था, पेरिस में, तो याद रखे रहेंगे इसे। मराकेश में नहीं हुआ था, मराकेश ये मोरक्को का एक शहर है, तो याद रखे रहेंगे इसे। आगे चले अगर हम लोग देखें तो कह रहे हैं कि किसी भी सतह से विकिरण की गई ऊर्जा को परावर्तित भाग को क्या कहते हैं? तो कोई भी सतह, जैसे सनलाइट पड़ रही है किसी भी सतह से और वो सतह सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, वापस भेज दे रहा है, तो इसे एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो क्या होता है कि सनलाइट को जो बॉडी जितना ज्यादा वापस भेज देती है वो उसकी एल्बिडो क्षमता कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, एल्बिडो। आगे देखें अगर 23 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि दो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है आपको। तो पहला वाला देखें, सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक हैं। तो यह सूर्य का प्रकाश जो होता है और ऑक्सीजन जो जलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक हैं, सही बात है ये तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे देखें यहाँ दूसरा वाला में, नमी और तापमान स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणालियों के महत्वपूर्ण सीमाकारी कारक है। तो ए भी वाला स्टेटमेंट आपका सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो आपका यहाँ दोनों स्टेटमेंट सही हुए। 24 वाले में दोस्तों कह रहे हैं विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग जानते हैं 1 दिसंबर। एड्स दोस्तों आप लोग जानते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दोस्तों कह रहे हैं भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों के संदर्भ में हमें
दो तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, पढ़कर बताना है कौन सा सही है। बड़ा ही सिंपल है। कह रहे हैं 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय कर में यानी जो सेंट्रल का टैक्स है उसमें राज्यों का हिस्सा बढ़ाकर 42% कर दिया गया था, जो कि दोस्तों गलत बात है। जो 13वें वित्त आयोग 13वां इसका कार्यकाल कब था? 2010 से 15 तक था इसके। तो इसमें क्या किया गया था कि जो टैक्स था उसमें दोस्तों वो 30% से बढ़ाकर 32% किया गया था। कितना? 30% से 32% किया गया था। और जो 14वां वित्त आयोग था दोस्तों 2015 से 20 के बीच, उसमें दोस्तों ये 42% किया गया था बढ़ाकर। तो ये बात याद रखे रहिएगा। तो ये वाला आपका गलत हो गया, ये 14वां का दे दिया इसमें। दूसरे में कह रहे हैं वित्त आयोग अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को राजस्व के लिए अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश अनुदान करता है, तो सही है। 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में कृषि आय पर टैक्स शामिल है, तो यस। तो दो और तीन आपके यहाँ सही हुए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सॉरी यहाँ पर कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 25 में ये आपका बी हो जाएगा। सॉरी, हमने गलत सही मान लिया। कह रहे हैं कौन सा सही नहीं है, तो ये ऑप्शन बी केवल एक सही नहीं है। सागरमाला कार्यक्रम से संबंधित प्रश्न है। सागरमाला कार्यक्रम से संबंधित तो आपको दो स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सही कौन सा है। तो इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक लागत को कम करना और बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है, ये सही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी भारतीय बंदरगाहों पर टर्न अराउंड समय 2013 से 14 और 23-24 के बीच लगभग 50% तक घटा है, तो यस 26 में ये भी हमारा सही है, दोनों के दोनों। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। अगर दोस्तों हम ये 27 वाले को देखें तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये याद रखेंगे। और ये काजीरंगा तो आप लोग जानते हैं, ये असम में है, ये भी जान लीजिए, काम देगा आपको, ये असम में है। केबुल लामजाओ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये कहाँ है? ये मणिपुर में है, ये मणिपुर में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, तो राजस्थान में। आगे चला जाए दोस्तों, ये देखें 28 में क्या है? कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं लिंडमान ने एक सिद्धांत दिया था, ऊर्जा स्तर का सिद्धांत, तो जिसमें बताया गया था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब दोस्तों ऊर्जा का ट्रांसफर होता है तो केवल 90% ऊर्जा खराब हो जाती है, केवल 10% उसमें जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए 100 यूनिट ऊर्जा है, अब यहाँ से इस पोषण स्तर में जाना हुआ तो यहाँ इसका केवल 10% जाएगा, यानी केवल 10 बचेगा। यहाँ फिर जाना होगा तो केवल 1 बचेगा, ऐसे। तो ये जो ऊर्जा पिरामिड होता है इसमें हमेशा पिरामिड सीधा होता है। आगे देखें 29 की बात अगर दोस्तों हम लोग करें तो कौन सा भारत की प्राकृतिक अंतर्देशीय आर्द्रभूमियां हैं? तो प्राकृतिक अंतर्देशीय का मतलब दोस्तों ये है कि जो हमेशा दोस्तों ये मतलब वो जलीय क्षेत्रों से घिरी रहती हैं, तो ये है। तो यहाँ पर केवल गोखुर झील हो जाएगा, ये गोखिर झील हो जाएगा, यस, ऑप्शन नंबर ए, ये नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 वाले को देखते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा ही फैक्चुअल प्रश्न है। कह रहे हैं कौन सा व्यक्तिगत वृक्षों, झाड़ियों, लताओं और अन्य बारहमासी लकड़ी पादपों की खेती, प्रबंधन और अध्ययन है? तो दोस्तों आर्बोरिकल्चर का मतलब क्या होता है कि जो वृक्ष, झाड़ी, लताएं, इन सब की जो बारहमासी लकड़ी देने वाले जो बारहमासी पौधे होते हैं उनकी खेती करना, ये सब के लिए तो ये आर्बोरिकल्चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और सिल्वीकल्चर जानते हैं आप लोग दोस्तों, वनों के जो पेड़ लगाने का विज्ञान होता है यानी वनी कृषि होता है, ये उसके बारे में है। और ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन की खेती संबंधित है। एरोपोनिक्स मतलब ये जलीय कृषि संबंधित है। आगे देखा जाए अगर ये 30 हो गया हमारा, ये 31 वाले में अगर देखें तो इसमें दोस्तों कह रहे हैं कि कुछ क्रांतियां दी गई हैं इधर, और इस उससे संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए हैं। कह रहे हैं कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्वर्ण दोस्तों ये उर्वरक, पहले ही गलत दोस्तों। ये स्वर्ण क्रांति किसे कहा गया है आप लोग जानते हैं, ये बागवानी कृषि को और शहद को भी कहा गया है। तो ये उर्वरक नहीं होगा यहाँ पर, ये वाला आपका यही आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है। पेट्रोलियम उत्पादन ये को काली क्रांति कहा जाता है, गोल क्रांति आलू उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन। तो ऑप्शन ए आपका यही गलत है।
आगे दोस्तों अगर देखा जाए ये 32 वाले में, तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ओरंग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका। तो 33 वाले में आपसे पूछ रहे हैं कि क्या पूछ रहे हैं कि एक पारिस्थितिकी एक प्रकार की प्रजाति है जिसमें पर्यावरणीय रूप से प्रभावित विविधताएं हैं। तो क्या पर्यावरणीय रूप से प्रभावित विविधताएं क्या हैं? तो दोस्तों ये आनुवांशिक रूप से नियत हैं। तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका, आनुवांशिक रूप से नियत। आगे अगर देखा जाए हमारा ये 33 हो गया। 34 वाले को देखें अगर, इसमें एक तरह से कथन कारण से रिलेटेड दो कथन दिए गए हैं। दोनों कथनों को मिलाकर हमें बताना है। सिंपल सा प्रश्न है यहाँ। ये अभी दोस्तों ये नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री हैं, इन्होंने अभी एक बयान दिया था कि आप 3,000 रुपया देकर साल भर में इकट्ठा अपना टोल टैक्स दे देंगे तो आपको साल भर चाहे जितना चलिए 3,000 रुपया देकर, नहीं तो आप वैसे देंगे तो आपका एक दिन का 200 रुपया जाएगा तो घाटा लगेगा। तो उसी पर यह आधारित है। फास्टैग वार्षिक पास योजना अगस्त 2025 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई। यस, सही है। और फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी और आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग कर वाहनों को पहचान और टोल कटौती के लिए करती है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो दोस्तों यहाँ पर सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, व्याख्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये सही है, लेकिन ये पहले वाला दूसरे को व्याख्यात नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका बी हो जाएगा यही। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक करंट से रिलेटेड प्रश्न है, मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2, इसके संदर्भ में आपको जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं बताना है सही कौन सा है। तो पहला वाला देखेंगे आप, यह योजना 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 26 के दौरान लागू की जा रही, ये तो सही है, ये हमें पता है। अब दोस्तों दूसरा वाला हमें नहीं आ रहा है, हम तीसरे वाले चलेंगे। किशोरियों के लिए पूरक पोषण 11 से 14 वर्ष के समूह को पूरे भारत के सभी जिलों को लक्षित करता है। तो नहीं दोस्तों, जो किशोरियों के लिए है यानी लड़कियों के लिए ये जो पूरक पोषण है, वैसे तो बच्चों के लिए है ये 6 महीने से 6 वर्ष के लिए, लेकिन इसमें दोस्तों किशोरियों को शामिल किया गया है। पूरक पोषण के दृष्टि से ये 14 से 18 के बीच है। ये 14 से 18 की एज समूह को पूरे भारत के सभी जिलों को लक्षित करता है। तो तीसरा वाला हमारा गलत हो गया, तो तीसरा नहीं होना चाहिए हमारे स्टेटमेंट में। तो केवल 1-2 कौन बच रहा है? केवल 1-2, वैसे ही पता चल गया हमें ये वाला बिना पढ़े। आगे देखें, ये हमें ये पूछा जा रहा है ये 36 वाले में कि दोस्तों इसमें कह रहे हैं कि सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025, इसमें कौन सा महत्वपूर्ण विषयगत क्षेत्र पहचाने गए हैं? तो 6 क्षेत्र दोस्तों कुल पहचाने गए थे इसमें। तो ये दोस्तों ये एक तरह से कह सकते हैं ये जल प्रबंधन से संबंधित है। जल शक्ति मंत्रालय जो हैं CR पाटिल, उनके द्वारा ये भी उसका कार्यक्रम किया गया। तो नदियों और झरनों का पुनरुद्धार, ग्रे वाटर प्रबंधन, प्रौद्योगिकी संचालित जल प्रबंधन, सामुदायिक सहभागिता, इसमें केवल समुद्री जैव विविधता का संरक्षण से संबंधित नहीं है। वैसे भी आप जान गए ये जल संरक्षण और उसके बचाव वगैरह से संबंधित है। तो ये तीसरा इसमें तो आएगा ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। आगे अगर देखें हम यहाँ आगे अगर ये 37 वाले को देखें तो इसमें कह रहे हैं लघु हिमालय श्रेणी के संदर्भ में सही कथन दिए हैं, उनमें पहचानना है। तो पहचाने हम लोग भाई कौन सा हमारा सही है। तो पहला स्टेटमेंट देखें तो यह ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में विकसित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं। तो यस, ये वाला तो सही है यहाँ पर। दूसरा वाला को देखें, कह रहे हैं भूटान में इसे डोकया कहते हैं। तो नहीं दोस्तों, भूटान में इसे डोकया तो नहीं कहते हैं। इसे दोस्तों आप देखेंगे कि भूटान वगैरह में इसे एक अन्य नाम से जाना जाता है, उसका नाम ब्लैक माउंटेन। यस, तो भूटान में इसे ब्लैक माउंटेन के नाम से जाना जाता है, डोकया नहीं। और तीसरा है, इसमें कह रहे हैं कि दूसरा तो गलत हो गया, यानी ये नहीं हो सकता, ये आपका उत्तर मिल गया, ये बी वाला होगा। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले अत्यधिक उपजाऊ अवसादों को करेवा कहते हैं, सही है। आगे अगर देखें 38 वाले में, तो निम्नलिखित गैसों में से किसकी मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है नहीं, उसके बाद कौन सा पाया जाता होगा? तो आप लोग जानते हैं आर्गन उसके बाद हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन तो है नहीं लगभग 20%, तो बाकी जो 1% बचते हैं उसमें आर्गन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड।
तो यहाँ पर 38 में आपका बी हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर ये 39 को अगर हम लोग देखें तो ये सर्सन रीजन से संबंधित प्रश्न है। तो कह रहे हैं इसमें सूर्यातप यानी जो सोलर रेडिएशन होता है, सूर्यातप जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। बिल्कुल है भाई, नो डाउट। सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो पहला भी सही है कारण, और ये कारण आर भी सही है और इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आगे अगर देखें 40 वाले में, तो यहाँ पर दोस्तों ब्लाइंड टिलेज एक टर्म होता है। ब्लाइंड का मतलब अंधा, टिलेज का मतलब जुताई। तो अंधा जुताई किसे कहते हैं? तो इसका मतलब होता है कोई हम ऐसी हल्की जो बहुत नाजुक फसल होती है उसको हम उसकी बुआई कर देते हैं, फिर उस पर पपड़ी न जम जाए, 2-4 दिन बाद उसको हम लोग फिर से हल्का सा कुरेद देते हैं, तो उसी को ब्लाइंड टिलेज कहा जाता है। जैसे हमारे घर पे पालक वगैरह बोया जाता है, तो अगर उसको प्याज और या पालक वलक जो नाजुक होते हैं, तो उन अंकुरित होने से पहले उनको थोड़ा सा कुरेद दिया जाता है कि वो आसानी से जाम जाए। तो यहाँ पर पूरे खेत की मिट्टी को जुताई, ये फसल बुआई या रोपण के बाद की गई जुताई, यस, ऑप्शन नंबर बी यही हो जाएगा। आगे देखें हमारा 41 में क्या है, तो इसमें अगर देखेंगे तो कह रहे हैं कि किस प्रकार की खेती वर्षा पर निर्भर नहीं करती है। तो ऐसी कौन सी खेती है जो वर्षा पर निर्भर नहीं करती है इनके दिए हुए ऑप्शन में? तो दोस्तों आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि कृषि क्या होती है कि जहां बहुत ज्यादा पानी वगैरह रहता हो, वो वहां पर जो कृषि की जाती है। तो भाई जिससे ज्यादा पानी जो झेलने की सहन कर सके वो वाली खेती की जाती है। शुष्क भूमि पर जो खेती की जाती है तो उसको दोस्तों मतलब क्या होता है कि ऐसा ऐसा फसल जो ज्यादा से ज्यादा सूखापन झेल सके, इसको भी पानी की जरूरत पड़ती है। उद्यान भूमि जो उद्यानों में की जाती है, जैसे दोस्तों फल वगैरह फ्रूट का ये सब, तो सबको वर्षा की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है नहीं पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे देखें अगर 42 में, तो कह रहे हैं कि कौन सा सही है। देखें कौन सा सही है। तो पहले वाले में दोस्तों कह रहे हैं सहजीविता में दोनों जीव एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो सहजीविता में दोनों जीव एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। नहीं भाई करते हैं, क्यों नहीं करेंगे, सहजीविता करेंगे तो कोई ना कोई हल्का फुल्का प्रभावित होता ही है एक दोनों जीव में से। तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। पारस्परिक क्रिया में दोनों जीवों के लिए उपयोगी है। यस, पारस्परिक मतलब आपसी में, जैसे कोई एक उस पे डिपेंड है, वो उस पे डिपेंड है, तो स्वाभाविक सी बात है एक दूसरे के लिए वो लोग उपयोगी हैं। तो यही ऑप्शन आपका सही है। सहभोजिता कह रहे हैं तब होती है जब परस्पर क्रिया में दोनों जीवों में से कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, ये भी गलत हो जाएगा। सहभोजिता व्याप्त है जब अंतः क्रिया दोनों जीवों के लिए उपयोगी है, ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी सही है। आगे अगर देखें 43 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके द्वारा तापमान की क्षैतिज वितरण का प्रदर्शन एवं अध्ययन किया जाता है। तो समताप रेखाओं के द्वारा जो समान तापमान रेखाओं को, समान तापमान को संदर्भित करती है, ऑप्शन नंबर बी, और ये समान वायुदाब को संदर्भित करने के लिए होता है। आगे दोस्तों हम लोग देखें अगर 44 वाले में, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एक तरफ आपको पहाड़ी दे दिया गया है और दूसरी तरफ उसका लोकेशन दे दिया गया है कहाँ है। तो यहाँ पर देखें लाइमा तोल ये मणिपुर में है, यस, स्वाभाविक सी बात है। और लुसाई ये कहाँ पर है, ये मिजोरम में है, ये तो मिजोरम में है। और ये बराइल आपको दे दिया है, कह रहे हैं त्रिपुरा में है, यही गलत है दोस्तों। ये बराइल त्रिपुरा में नहीं है, ये आप देखेंगे कि असम, नागालैंड, मणिपुर ये वाले एरिया में है, लेकिन त्रिपुरा में नहीं है। पटकाई बुम अरुणाचल प्रदेश में, सब सही है, ये यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग जान लीजिए असम, नागालैंड और मणिपुरा यहाँ पर है। आगे देखें अगर 45 में, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिसेफ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है इसमें, तो कैथरीन रसेल, एंटोनियो गुटेरेस तो नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए कैथरीन रसेल हो जाएगा, ऑप्शन ए। 45 का आपका ए हो जाएगा। आगे अगर देखें दोस्तों 46 में, तो हस्तशिल्पों के लिए आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना की घोषणा भारत के किस भाग के लिए की गई है।
तो किस भाग के लिए की गई है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट के लिए की गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोगों ने खूब सुना होगा कि हस्तशिल्प जो हाथ से कला बनाते हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए हस्तशिल्पकार योजना, यहाँ आप देख लीजिए, हस्तशिल्पकार योजना किसके लिए शुरू की गई है? नॉर्थ ईस्ट के लिए। ये अभी एक जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा था, कोई एग्जाम था, पेपर आया था हमारे पास। आगे देखें 47 में कह रहे हैं कि कथनों पर विचार करें और बताएं सही कौन सा है। तो प्रवाल एक सजीव है। यस, सजीव तो है ही भाई, जो प्रवाल है ना, तो समुद्री जीव है। ये प्रवाल शैवाल के साथ सहजीवी संबंध में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं भाई, उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं उनको। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखें 48 का, तो कह रहे हैं कि अम्लीय वर्षा जो होती है वो उसका जिम्मेदार क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा क्या होती है? जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यही होते हैं। सॉरी, यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये वर्षा ऊपर जब वायुमंडल में जाते हैं, वर्षा होती है, पानी के साथ मिलकर ये नाइट्रिक एसिड बना लेते हैं, ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, और जहां गिरते हैं वहां पर जैसे प्लास्टर वगैरह को खराब कर देते हैं। अम्लीय वर्षा यही होता है, यानी इसीलिए कहा जाता है कि पहली बारिश होती है तो उससे नहीं भीगना चाहिए, आपको वहां पर अम्लीय वर्षा हो जाएगी तो नुकसान करेगा आपको। आगे देखें अगर हम लोग ये 49 वाले में, तो इसमें कह रहे हैं कि पौधों की वृद्धि किस पीएच पर अधिक होती है? पौधों की वृद्धि होती है जब पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों जब पीएच मान ये 6 से 7 के बीच रहता है, 6 से 7.5 के बीच, तो उस समय पौधों को पोषण तक तो अधिक प्राप्त होते हैं, उसमें पौधे ज्यादा बढ़ते हैं। पीएच मान 6 से 7.5 यानी थोड़ा सा एसिडिक थोड़ा सा बेसिक के बीच। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि चावल गहनता प्रणाली का सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? चावल गहनता प्रणाली का इसका मतलब ये है दोस्तों, चावल गहनता प्रणाली में इसका मतलब ये है कि ऐसा बीज, मतलब बीज, मतलब एक तरह से ऐसी टेक्निक विकसित कर लेना दोस्तों जो कम बीज, कम उर्वरक, कम पानी वाली फसल दे दे। तो इस तरह का मतलब ऐसी चावल की कृषि जो उसको कम बीज की आवश्यकता हो, कम पानी की आवश्यकता हो और कम उर्वरक की आवश्यकता हो, तो ये मेडागास्कर में ये विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसके बाद ये हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, ये तीसरा वाला, इसमें दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यूज है, इसकी वजह से हम इसको यहीं पर पार्ट ए के नाम से रोक देते हैं। अब आगे दोस्तों जो हमारे जो 50 मतलब 100 क्वेश्चन बचते हैं, हम इसको दोस्तों पार्ट बी में लेकर आएंगे, इसको यहीं रोकते हैं और आगे हम पार्ट बी के रूप में लेकर आएंगे।